Good evening, all of my dear students. Today I will discuss electricity. इलेक्ट्रिसिटी के इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टेट्स। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में चार्ज रेस्ट में था और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मोशन में रहेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो इस चैप्टर में चार्ज फ्लो रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है फ्लो, तो चार्ज फ्लो कर रहा है इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट देर इज ए नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू एनी सरफेस, देन देर इज ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट सरफेस। मतलब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सरफेस से चार्ज फ्लो करता है, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट ऑन दैट surface. The electric current is defined as the rate at which charge is transferred from one side of surface to another side of surface. जैसे यहाँ से चार्ज यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कंटिन्यू आ रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सरफेस वन साइड टू अनदर साइड बाय टोटल टाइम टेकन, इसी को हम लोग एवरेज करंट कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस करंट जस्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। चार्ज फ्लो का इक्वेशन देगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। जिस टाइम पे करंट पूछेगा उस टाइम दिया हुआ रहेगा, आप करंट निकाल सकते हैं। सपोज दैट Q इक्वल टू t² + 1 है, इस इक्वेशन से चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dQ/dt, ये 2t आ गया और 1 का डिफरेंस 0, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। और t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 एम्पियर, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 एम्पियर, टी का वैल्यू 3 पुट करो 6 एम्पियर। तो मतलब क्या होगा, हर एक सेकंड इसका चेंज हो रहा है, चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं हो सकता है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट में वो कांस्टेंट करंट होगा। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सपोज दैट ये वायर है और इस वायर से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग डायरेक्शन लेंगे। और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। ये करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब मान लिया गया है। करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी, करंट बाई एरिया, जितना करंट फ्लो कर रहा है और जिस सरफेस एरिया से फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग करंट डेंसिटी। जैसे इस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, हम लोग को डेंसिटी निकलेगा। और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बट करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट्स डायरेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका लेते हैं, तो इसमें एक डायरेक्शन है इसका। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें है तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन में रहेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए, इसको एक बैटरी से जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग हुआ है, एक फिक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग हुआ, तो उसमें जो वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। -e बाई e is the electric field, is the electronic charge by mass of electron, t is the relaxation time। इससे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस साइन, नेगेटिव चार्ज
के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो जनरली ऑर्डर होगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड में रहेगा। रिलैक्सेशन टाइम इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 सेकेंड। ये 10⁻⁻4 सेकेंड के -14 सेकेंड के ऑर्डर में होगा। करंट डेंसिटी जो सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी कंडक्टिविटी को n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इज द चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में। बोर्ड पर्पस और कंपटीशन सेक्शन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। जो मटेरियल का जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे और इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओम्स लॉ का इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R। ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर पे होता है, जैसे रेजिस्टेंस पे सेमी कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं रहता है। और ओम्स का स्टेटमेंट क्या है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। उसी से ये एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी बात करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं। यदि करंट डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर जैसे वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा। तो R0 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा इज द पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, ये बहुत कम होता है बीटा, इसलिए इसको निगलेक्ट करते हैं। अल्फा का वैल्यू RT मतलब टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, ये डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर ये रेजिस्टेंस का इक्वेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों का इक्वेशन लेंगे, दो कंडक्टर का, तो R1/R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा T2। ये मेन इक्वेशन, इसको याद रखना। अब बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पास है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कहने का मतलब ये बैटरी है, बैटरी से I करंट निकला, इस करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ होना चाहिए। यदि यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल पाथ है, कोई करंट फ्लो करने का अल्टरनेट पाथ नहीं है, तो हम कह सकते हैं सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है और प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस इक्वल करंट होना चाहिए, तब कहेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन। दो चीज़ को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले अल्टरनेट पाथ नहीं होना चाहिए और प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस इक्वल करंट फ्लो करना चाहिए। तो इक्वल करंट फ्लो करा, सो वी कैन कॉल इट सीरीज कॉम्बिनेशन। यहीं पे स्टेटमेंट लिखा हुआ R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट Rn तक। यदि सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हुआ और n रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू R। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 बाई 1/R2 बाई 1/R3 बाई 1/Rn। इसमें कैसे पहचानेंगे, तो I करंट निकला और करंट फ्लो करने का देखिए अल्टरनेट पाथ है, बहुत सारे पाथ है और सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब कहेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा और इसका इक्विवेलेंट हुआ। यदि सभी का इक्विवेलेंट सेम हुआ तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू R। R इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका होगा
इसका आर इक्वलेंट यदि सभी का सेम है तो आर इक्वलेंट इक्वल टू एन इंटू आर होगा। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और वाचिंग अच्छे से कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन बढ़िया रहेगा तो कोई डाउट नहीं होगा। करेंट डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आपसे कभी कभी पूछा जाता है। करेंट डिवीजन रूल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेंट डिवीजन रूल है ये ब्रांच से ये बैटरी ये इसका पोटेंशियल भी है, यहाँ से आई करंट निकला यहाँ पहुँचा है। यहाँ से दो पार्ट में करंट डिवीजन हुआ, एक I1 है और एक यहाँ पे I2 है। तो I1 का हमको वैल्यू निकालना है। ये कब यूज़ करेंगे? जब दो ही रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो। तो I1 इक्वल टू ये करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे पहले न्यूमरेटर में रखेंगे। तो I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यदि I2 निकालना है तो R1 इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंट। I इज़ द टोटल करेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप इसके बेसिस पे जेई सेक्शन नीट में क्वेश्चन एराइज होते हैं और बहुत ही सिंपली ये सॉल्व होते हैं। अब हम लोग सेल पे आते हैं। सेल क्या है? बैटरी है। बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल। तो एक सेल के तो सेल क्या होता है? हमको ईएमएफ प्रोवाइड करवाता है जिसके कारण चार्ज फ्लो करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन दो सेल में दो इलेक्ट्रोड है। सपोज दैट एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। दोनों के बीच में सॉल्यूशन रहता है, उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और उसी इलेक्ट्रोलाइट के कारण चार्ज स्टोर होता है। तो ईएमएफ इज जस्ट इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ में अंतर होता है, क्या होता है हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी जस्ट सुन रहे ईएमएफ जस्ट इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स बता रहे हैं कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज को बोलते हैं और एनोड पॉजिटिवली चार्ज को बोलते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना होता है उस पर भी डिपेंड करता है उसके ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। ये पूछा जाता है कंपटीशन सेक्शन और 12th बोर्ड में भी। एरिया ऑफ प्लेट्स, इस प्लेट का एरिया क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, कितना अमाउंट है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। साइज ऑफ दिस सेल, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आप देखोगे बहुत बड़ा साइज का बैटरी है, 12 वोल्ट का है, तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड पे करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट्स अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लो चार्ज को अपोज करेगा, तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रोड्स किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इंक्रीजेज, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, then internal resistance decreases. Concentration of electrolyte increases, internal resistance decreases. Temperature of increases, then internal resistance decreases. ये बैटरी का सिंबल हुआ है, प्लस और ये माइनस। बड़े वाले लिंब को प्लस कहते हैं और इसको माइनस कहते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इट्स बैटरी और ए ग्रुप ऑफ सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज, तो ये हमारे पास ईएमएफ है, ये हमारा क्या है? ईएमएफ। और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ये इसमें डिस्चार्जिंग केस में V इक्वल टू E माइनस IR। यदि ये सर्किट क्लोज नहीं रहेगा तो करंट का वैल्यू 0, V इक्वल टू E हो जाएगा। यही डिफरेंस है। यदि I का वैल्यू 0 हुआ तो V इक्वल टू E होगा। यदि सर्किट कंप्लीट है तो V इक्वल टू E माइनस IR होगा, कुछ ड्रॉप होगा।
चार्जिंग के केस में उल्टा कर देंगे, इसमें ये पोटेंशियल गेन करेगा। जिस तरह बैटरी आप चार्ज करते हैं तो प्लग करते हैं तो उसका हाई पोटेंशियल होता है, वो गेन करता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो होगा हमारे पास चार्जिंग के केस में। तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर, इसमें V इक्वल टू ई माइनस आई आर डिस्चार्जिंग के केस में। ये डिस्चार्जिंग के केस में होगा ये। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को भी जिस तरह रेजिस्टेंस को बहुत सारा कंबाइंड किए थे उसी तरह सेल को भी हम लोग कंबाइंड करते हैं। तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। करंट फ्लो, यहाँ से करंट फ्लो करने का कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही पाथ है और सभी के क्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा। तो सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सीरीज की तरह ऐड करेंगे। तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसलिए R इक्वलेंट N इंटू R हुआ। और इक्विवेलेंट EMF सबको ऐड कर देंगे, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस, तो NE हुआ। NE इज द इक्विवेलेंट EMF। R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट का वैल्यू क्या होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट NR और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दिया हो तो I इक्वल टू NE डिवाइड बाई R प्लस NR। यदि स्मॉलर कैपिटल R का वैल्यू NR से बहुत ज़्यादा हो गया तो I का वैल्यू इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे निगलेक्ट, तो I इक्वल टू NE बाई R होगा। मैक्सिमम करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना कम होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना कम होगा और नंबर ऑफ सेल जितना रखेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा। यदि ये कंडीशन आ गया तो कितना भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दीजिए कभी हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। सब R इज मच लेस देन NR। तो यहाँ पे R निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे NN कैंसिल होगा, E बाई R आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दीजिए इस कंडीशन में करंट इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज करेगा यदि इस सिचुएशन आया तो। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह के, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर, ये हमारा EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, ये करंट फ्लो करने का अल्टरनेट पाथ मिल गया हमको। तो करंट फ्लो करने का अल्टरनेट पाथ मिल गया, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, सेम है, तो इसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट EMF तो कोई चेंज नहीं, प्रत्येक सेल के बराबर ही इक्विवेलेंट EMF, लेकिन इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर बाई n से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलर बाई n, I इक्वल टू E प्लस स्मॉलर बाई n प्लस लोड रेजिस्टेंस को ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो I इक्वल टू NE डिवाइड बाई स्मॉलर प्लस NR। तो ये हमको करंट निकला। यदि इसका वैल्यू इससे काफ़ी बड़ा कर दिया, स्मॉलर का वैल्यू NR लोड से काफ़ी बड़ा कर दिया, तो I इक्वल टू NE बाई, इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट मिल रहा था, लेकिन वो मैक्सिमम करंट नहीं मिल रहा था क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम करंट, ये सिचुएशन आया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा। चलिए, कोई डाउट? यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना हमसे। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो मिक्स मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों है। देखिए ये यहाँ से है सीरीज में है, ये सीरीज में, और ऐसे आ रहे हैं तो ये क्या है, पैरेलल है। तो इसमें कहा गया M रो है और N सेल इन ईच रो है, मतलब प्रत्येक रो में कितना सेल है तो N है और नंबर ऑफ रो कितना है, M है। तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कितना होगा, NR, और जितना रो होगा उतना से डिवाइड करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इक्विवेलेंट निकला। और EMF का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो NE, एक रो में NE होगा तो सभी रो में क्या होगा, NE होगा। तो NE हमारा इक्विवेलेंट EMF है। करेंट नेट EMF डिवाइड बाई इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो NE डिवाइड बाई R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो एक करंट मिला तो I इक्वल टू ये हुआ। यदि ये कंडीशन आया तो इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट मिलेगा। ये VVI है, बहुत पूछा जाता है ये। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इसका पावर का इक्वेशन निकाल के डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो के बराबर पुट करेंगे। यदि ये कंडीशन आया, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का दोनों इक्वल हुआ, तो मैक्सिमम पावर मिलेगा। और मैक्सिमम पावर E² डिवाइड बाई 4 NR बाई M, यानी E² बाई 4 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए ध्यान से,
ये दो सेल है, ये E1 और R1 E2 दोनों पैरेलली कंबाइंड है। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई नहीं लिखेंगे, क्यों? दोनों का सेल का बैटरी का ईएमएफ अलग है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम लोग आराम से निकालेंगे 1/R1 + 1/R2 करके, तो R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो पैरेलली कंबाइंड है, दोनों का सिंबल देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो VAB = E1R2 + E2R1 डिवाइड बाई R1 + R2। और यदि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, तो पैरेलली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड है ये। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस होगा E1, ये E1 है और ये E2 है, तो E1 × R2 और E2 - E2 × R1 डिवाइड बाई R1 + R2। यहाँ भी R1 + R2 होगा, यहाँ भी R1 + R2। दोनों में अंतर क्या है? ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर नीट JEE बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखिए, व्हेन सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड कहने का मतलब, रॉन्गली कनेक्टेड कहने का मतलब क्या? रॉन्गली कनेक्टेड कहने का मतलब क्या? सीरीज में ही है। व्हेन सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड इन सीरीज, रॉन्गली कनेक्टेड सीरीज मतलब सीरीज में ही है। लेकिन देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव साथ में आ गया, तो ये रॉन्गली कनेक्टेड होता है सेल का। तो नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड रॉन्गली x, देन इफेक्टिव नंबर ऑफ सेल, तो एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड होगा, एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड, दो सेल को अफेक्ट कर देगा। तो नंबर ऑफ सेल्स अफेक्टिव कितना हो जाएगा? n - 2x। n एक रो में नंबर ऑफ सेल्स है और x रॉन्गली कनेक्टेड है, तो दो को डिफेक्ट कर देगा, तो n - 2x। अफेक्टिव EMF, तो जितना सेल है वही हमारा अफेक्टिव EMF होगा, n - 2x × E। अफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR हुआ, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR हुआ सीरीज के लिए, और प्लस R। अब रॉन्गली कनेक्टेड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही क्या हुआ। तो करंट का वैल्यू अफेक्टिव EMF डिवाइड बाई अफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो n - 2x × E डिवाइड बाई NR प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फॉर मैक्सिमम पावर, फिर से दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम पावर मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह का हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से दो बैटरी है, दोनों सही से कनेक्टेड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 + R2 होगा, और इक्विवेलेंट EMF E1 + C2, तो I = E1 + C2, और ये स्मॉल r1 + R1, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये करंट मिलेगा। जब इस तरह कनेक्टेड होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, या स्मॉल r1 या स्मॉल r2, ये कैपिटल RL लोड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे लिखे, जैसे यहाँ निकालें, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका निकाले हैं? बैटरी का। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका निकाले हैं? बैटरी का। तो इक्विवेलेंट EMF यहाँ पे E1 + C2 था, यहाँ पे E1 - E2 हुआ, क्यों? अफेक्टेड है ये। तो I इक्विवेलेंट यहाँ पे E1 - E2 डिवाइड बाई RL प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। यहाँ तक आज हम लोग स्टडी किए। कोई डाउट होगा प्रॉब्लम पूछिएगा। बहुत ही फास्टली रिवाइज करवा दी हैं आपको। आप 12th नीट और JEE के लिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से सुनिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। गुड नाइट।